बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ओरिजिन ऑफ बैंकिंग जो है हम लास्ट सेशन में देख चुके थे। बैंकिंग एंड फाइनेंस में चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ओरिजिन ऑफ बैंकिंग यानी बैंक जो है वो किस तरह वजूद में आए, इनकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इस हवाले से हम डिस्कस कर चुके थे अपने चैप्टर नंबर 1 में। बैंक किस तरह इस्टेब्लिश हुए, फर्स्ट बैंक कौन सा था, इसकी हिस्ट्री क्या है, मर्चेंट्स और जो मनी लेंडर्स होते हैं और गोल्ड स्मिथ होते हैं, इन लोगों ने क्या किरदार अदा किया था बैंक की इस्टेब्लिशमेंट में। ये हिस्ट्री हमने चैप्टर 1 में कवर की थी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है काइंड्स ऑफ बैंक। चैप्टर नंबर 2 काइंड्स ऑफ बैंक। सबसे पहले बैंक की यहाँ पर डेफिनेशन है कि बैंक क्या है, मजीद यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर 1 में हमने मजीद जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था बैंक को। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है बैंक की। इसके बाद अपने टॉपिक पर मूव करेंगे हम कि काइंड्स ऑफ बैंक क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है लाजमी के बैंक की जो है वो किस तरह की टाइप्स हैं फंक्शन के लिहाज से और जो है वो ऑनरशिप के लिहाज से। पहले बैंक को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। बैंक वो इदारा है जो कि डील करता है पैसे की। It receives deposits and advance loans and play an important part in the creation of credit money. बैंक का मकसद ये होता है कि वो वसूल करे, डिपॉजिट करे और लोन्स प्रोवाइड करे। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि क्रेडिट मनी की क्रिएशन में अहम किरदार अदा करता है। बेसिकली बैंक में जो है वो डिपॉजिट किया जा रहा होता है और बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा होता है, क्रेडिट मनी क्रिएट कर रहा होता है। दे ऑफर डिफरेंट सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। बैंक ऑफर करता है डिफरेंट खदमात, मुख्तलिफ खदमात अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को। तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन बैंक की कि बैंक वो इदारा है जो कि पैसे की डीलिंग कर रहा होता है, पैसे को डिपॉजिट करता है, लोन प्रोवाइड करता है और क्रेडिट मनी क्रिएशन में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद चलते हैं अपने चैप्टर पर। काइंड्स ऑफ बैंक टॉपिक है आज का हमारा कि बैंक की कितनी टाइप्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि बैंक की टाइप्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन यानी काम के लिहाज से बैंक की किस्में, कौन सा बैंक क्या काम करता है इसके लिहाज से बैंक की किस्में हैं, पहले उसे डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड जो इसका पार्ट है काइंड्स ऑफ बैंक का, वो है काइंड्स ऑफ बैंक बाय ऑनरशिप, मलकियत के लिहाज से कि बैंक का मालिक कौन है उसके लिहाज से बैंक की किस्में। तो पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन, काम के लिहाज से बैंक की किस्में कि कौन सा बैंक किस तरह के काम परफॉर्म करता है। काम करने के लिहाज से बैंक को डिवाइड किया गया है इतने हिस्सों में। यहाँ पर जो है वो टाइप्स लिखी हुई हैं फंक्शन के लिहाज से। पहला बैंक आता है हमारे पास कमर्शियल बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक, थर्ड हमारे पास है इंडस्ट्रियल बैंक, देन फिर सेविंग बैंक, एक्सचेंज बैंक, मॉर्गेज बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, इस्लामिक बैंक और लास्ट में हमारे पास है एग्रीकल्चरल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। ये हमारे पास काइंड्स ऑफ बैंक हैं फंक्शन के लिहाज से, काम के लिहाज से। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं कमर्शियल बैंक पर। What is commercial bank? Commercial bank, as its name indicate, helps commerce, trade and businessmen.
कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो कि क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है तिजारत में, कॉमर्स में, कारोबार में, ट्रेड में, और बिजनेसमैन की हेल्प कर रहा होता है। इट रिसीव्स, ये वसूल करता है डिपॉजिट, पैसे को, एन एडवांस लोन, लोन प्रोवाइड करता है। और सेम जो मेन फंक्शन था बैंक का, कमर्शियल बैंक वही काम करता है। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, यानी क्रेडिट मनी की क्रिएशन में बैंक एक अहम किरदार अदा करता है। अभी हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूड मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट चेक, advance loans and overdraft, issuing letter of credit, discounting bill of exchange, transferring money। कमर्शियल बैंक का एक काम तो ये हो गया कि वो कॉमर्स में, ट्रेड में और बिजनेसमैन में जो है, बिजनेसमैन को जो है वो हेल्प कर रहा है बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करने में। इसके साथ ही ये डिपॉजिट कर रहा है, एडवांस लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अलावा ये बिजनेसमैन की हेल्प किस तरह कर रहा है, वो फंक्शंस यहाँ पर डिस्क्राइब हुए हुए हैं कि ये पेमेंट करता है, जो चेक आप लेकर जाते हो उसे क्लियर करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है, अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट की सहूलत फराहम करता है। इसके साथ ही जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, LOC, उनके भी जो है वो क्लियर करने में, इशू करने में जो है वो कमर्शियल बैंक अहम किरदार अदा करता है। साथ में इसको डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का भी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक, और पैसे को ट्रांसफर करने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो ये बैंक की फर्स्ट टाइप हो गई, कमर्शियल बैंक। जो हमें बैंक दिखते हैं हमारे सराउंडिंग में, ज्यादातर बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक ही हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है, SBL, अबीब बैंक लिमिटेड, UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। इसके अलावा लाइट बैंक हमें दिखता है सराउंडिंग में, नेशनल बैंक दिखता है। तमाम बैंक हमारे कमर्शियल बैंक में शामिल हैं, जो कि तमाम फैसिलिटीज और ये तमाम फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। मजीद यहाँ पर कमर्शियल बैंक को डिस्क्राइब किया गया है कि बिजनेसमैन एंड सैलरीज पर्संस आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स। अच्छा, ये कमर्शियल बैंक जो है बिजनेसमैन को, सैलरीड पर्संस को ये भी सहूलत फराहम करता है। इसका एक काम ये भी होता है कि यहाँ पर ये पर्संस अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यहाँ पर अपने पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दे सेटल देयर अकाउंट्स बाय इशुइंग चेक्स। अच्छा, अकाउंट्स जो मेंटेन करना होता है, अगर पैसे डिपॉजिट करवा दिए, निकलवाना है, तो चेक के जरिए भी अपने अकाउंट से अपने अमाउंट को निकलवा सकते हो। इसकी भी जो है वो डीलिंग करता है कमर्शियल बैंक। चेक को भी आपके क्लियर कर रहा होता है, आपके अकाउंट से पैसे को निकलवाने में हेल्प कर रहा होता है। The bank not only facilitate trade but also helps agriculturalists to some extent। बैंक सिर्फ ट्रेड में ही फैसिलिटेट नहीं करता, तिजारत में, बाइंग में, सेलिंग में बिजनेसमैन की सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा होता, बल्कि ये किसानों की भी हेल्प कर रहा होता है। अगर एग्रीकल्चरल साइड को देखा जाए तो उसमें भी ये बैंक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। दोज कमर्शियल बैंक्स हु बिकम द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक आर नॉन एज स्केजुअल बैंक। अच्छा, यहाँ पर बैंक की 2 टाइप्स होती हैं। अगर बैंक को जनरल देखा जाए तो वो बैंक जो कि सेंट्रल बैंक के पास लिस्टेड होते हैं उनको हम कहते हैं स्केजुअल बैंक। ये सवाल भी एग्जाम में आ सकता है कि स्केजुअल बैंक या नॉन स्केजुअल बैंक में क्या फर्क है। शेड्यूल्ड बैंक भी कहते हैं इसे और नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये फर्क है कि वो बैंक जो कि अंडर कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक के, वो बैंक जो कि जिसको कंट्रोल कर रहा होता है सेंट्रल बैंक, जो कि लिस्टेड होता है, रजिस्टर्ड होता है सेंट्रल बैंक के पास, उसे हम कहते हैं स्केजुअल्ड बैंक। और वो बैंक जो कि सेंट्रल बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं होता, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज पर अमल नहीं कर रहा होता, उसे हम नॉन स्केजुअल्ड बैंक कहते हैं। नॉन स्केजुअल्ड बैंक का तस्वुर अभी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें नहीं दिखता। ज्यादातर बैंक जो होते हैं वो स्केजुअल बैंक ही होते हैं, जो कि लिस्टेड होते हैं और मेंबर होते हैं किसके, सेंट्रल बैंक के। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक भी क्या है, मेंबर है, हिस्सा है, पार्ट है सेंट्रल बैंक का, और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज पर अमल कर रहा होता है कमर्शियल बैंक, और उसके जरिए ही जो है वो रन अप हो रहा होता है, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद सेंट्रल बैंक की बात की है तो अब सेकंड जो फंक्शन के लिहाज से बैंक है हमारे पास, बैंक की टाइप है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नॉन एज बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, एंड फादर ऑफ बैंक, इसे फादर भी कहते हैं बैंक्स का। एज इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्टेट्स एंड बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है अपने खिदमात पूरी स्टेट को और पूरे बैंकिंग सिस्टम को। हमारी स्टेट में जितने भी बैंक जो है वो रनअप हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उन तमाम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है सेंट्रल बैंक। यही वजह है कि इसे फादर ऑफ बैंक या फिर बैंकर्स बैंक कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
सेंट्रल बैंक जिम्मेदार होता है किस चीज का? मईशत का, मईशत की स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, इसके साथ साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। इट इशूज करेंसी नोट्स। मजीद फंक्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? जारी करता है करेंसी नोट्स, नोट का उजरा भी करता है, जारी करता है करेंसी को। मैनेज पब्लिक डेब्ट्स, मेंटेन रिजर्व, रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लियर चेक, ये तमाम फंक्शन भी सेंट्रल बैंक के जो है वो फंक्शन में शामिल हैं। बेसिक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंट्री को, इसके साथ ही करेंसी नोट्स इशू करता है, मैनेज करता है पब्लिक डेब्ट्स और मेंटेन करता है रिजर्व को, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको रीडिस्काउंटिंग का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। तो ये 2 टाइप्स हो गई फंक्शन के लिहाज से। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक है, हमारा बैंकर्स बैंक है या फादर ऑफ बैंक है, जो कि तमाम बैंक को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि फंक्शन के लिहाज से हमारे पास जो बैंक है वो है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक क्या करता है? सेविंग बैंक रिसीव सेविंग ऑफ कॉमन मैन। These small saving turns into a large amount which helps promote business and trade. सेविंग बैंक बेसिकली आम लोगों की सेविंग कर रहा होता है, अमाउंट को सेव कर रहा होता है। स्मॉल सेविंग के जरिए लार्ज अमाउंट जो है वो सेव हो रहा होता है। विच हेल्प प्रमोट बिजनेस एंड ट्रेड, जो कि हेल्प करते हैं कारोबार में, तिजारत में। दीज स्मॉल सेविंग व्हेन मोबिलाइज्ड इन बिजनेस दे कॉज हायर प्रोडक्शन। जब ये जो हम पैसे सेव कर रहे होते हैं, जब इसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वजह बनता है हायर प्रोडक्शन का, ज्यादा पैदावार का, हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस स्मॉल सेविंग के जरिए क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है, हाई प्रोडक्शन के साथ साथ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार की फराहमी होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। नाउ दिस फंक्शन इज लार्जली परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। अभी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में अपने जो है वो पढ़ेंगे अकाउंट्स के हवाले से कि किस किस किस्म के अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कमर्शियल बैंक अब ये सेविंग बैंक का काम परफॉर्म करता है। वहां पर हम सेविंग अकाउंट खुलवाकर अपने अमाउंट को सेव कर सकते हैं और वो फिर जो पैसे हम सेव कर रहे होते हैं वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व करके बैंक वाले इन्वेस्ट करके वहां से जो है वो अर्निंग कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है इस लाइन में कि नाउ दिस फंक्शन, अब ये वाला फंक्शन लार्जली ज्यादातर परफॉर्म होता है किसके जरिए? कमर्शियल बैंक के जरिए। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन के लिहाज से जो बैंक की टाइप है हमारे पास वो है एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। एग्रीकल्चरल बैंक किसानों के लिहाज से, किसानों एग्रीकल्चरल फील्ड जो होती है उसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट खास हिस्सा जो है वो सरंजाम देता है। इट प्रोवाइड्स लोन टू फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड फ्यूडल। यानी इस बैंक का काम ये होता है कि किसानों की तरक्की के लिए काम करे, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करे, उधार पैसे प्रोवाइड करे, ताकि वो उसके जरिए क्या कर सके, अपने ट्रैक्टर्स, अपनी सीड्स, फर्टिलाइजर्स को परचेज कर सकें। यहाँ मजीद आगे ये एक्सप्लेन हुआ है, दीज लोन्स हेल्प देम टू बाय फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स परचेज करना है अगर फार्मर को, किसान को सीड्स, बीज परचेज करना है, ट्रैक्टर परचेज करना है, या फिर फाइनेंसिंग करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड फाइनेंस वाटर एंड इरिगेशन एक्सपेंसेस। तो इस सब के लिए लोन प्रोवाइड करता है आपको एग्रीकल्चरल बैंक। इट हैज नॉट गेन customers confidence as it should have due to the lack of awareness। अच्छा, ये वाला बैंक जो है वो कस्टमर का इतना कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाता, किसकी वजह से? क्योंकि इतनी इस बैंक के हवाले से कस्टमर्स को, फार्मर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, यहाँ पर अवेयरनेस की कमी पाई जाती है। एग्रीकल्चरल बैंक हैज स्टार्टेड मोबाइल बैंकिंग इन ऑर्डर टू मेक फार्मर्स अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड नेचर ऑफ लोन्स। अच्छा, एग्रीकल्चरल बैंक ने मजीद जो है वो मोबाइल बैंकिंग भी स्टार्ट किया है, किस सिलसिले में? ताकि वो फार्मर्स को, किसानों को, अपने कस्टमर्स को मजीद अपनी पॉलिसीज के बारे में, अपनी जो है वो फंक्शंस के बारे में आगाह कर सके, आगाही प्रोवाइड कर सके कि किस तरह वो लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, सीड्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये बैंक हमारे पास हो गया एग्रीकल्चरल बैंक, जो कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करता है उनके डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, एडीबीपी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक। यानी हमारे पाकिस्तान में ये वाला बैंक जो होता है वो ज़राअत के सेक्टर, ज़राअत के पर्सन्स को, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्रियल बैंक।
इंडस्ट्रियल बैंक ऑफर्स वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जिस तरह एग्रीकल्चरल बैंक था वो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए अपने फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहा था, सेम ऐसी नेक्स्ट बैंक की जो टाइप है हमारे पास वो है इंडस्ट्रियल बैंक, जो कि इंडस्ट्री के सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रही होती है ताकि जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा सके कंट्री की इंडस्ट्रीज। दे ऑफर लॉन्ग टर्म लोन्स। ये जो बैंक होता है वो लॉन्ग टर्म यानी तवील अरसे के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। दे प्रिपेयर feasibility reports on new projects and expansion plans. They provide consultation services to business. अच्छा, इंडस्ट्रियल बैंक एक तो ये खदमात प्रोवाइड करता है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पर्संस को जो है वो लोन चाहिए तो लॉन्ग टर्म जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। अपनी जो है वो आपको डिफरेंट टाइप की जो है वो एडवाइस देता है कि किस तरह किस बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह जो है वो अपनी इंडस्ट्री को रन अप करना चाहिए। इसके हवाले से भी आपकी कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है IDBP यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन पाकिस्तान IDBP इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक विद द कोलैबोरेशन ऑफ चाइना, अदर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग रन। यानी एक तो हमारे पास अभी मौजूद है रिसेंट, अगर एग्जाम्पल हम देखें तो IDBP वो बैंक है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे ले जाने के लिए से लोन प्रोवाइड कर रहा होता है, वैल्यूएबल सर्विसेज दे रहा होता है, कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर भी अभी काम किया जा रहा है जो कि इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बैंक हमारे पास है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या है? एक्सचेंज बैंक डील्स इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में जो फॉरेन करेंसीज हमारे पास आ रही होती है उसकी डीलिंग में जो है वो एक्सचेंज बैंक अहम किरदार अदा करता है। इट एक्सचेंज लोकल करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी फॉर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, लोकल करेंसी हासिल करना चाहते हैं तो वो इस बैंक के जरिए करवा सकते हैं। इट ऑल्सो बाय एंड सेल्स फॉरेन करेंसी इन ओपन मार्केट रेट्स व्हिच आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम द रेट्स डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। अच्छा, डिफरेंट रेट पर ये करेंसी को एक्सचेंज कर रहा होता है, यानी आपके पास फॉरेन करेंसी अगर है तो उसे आपकी कंट्री करेंसी में, लोकल करेंसी में जो है वो चेंज कर रहा होता है स्पेसिफिक रेट पर जो कि डिफरेंट होते हैं सेंट्रल बैंक से। नाउ फॉरेन करेंसी डीलिंग आर मेड बाय कमर्शियल बैंक। अभी ये वाला फंक्शन भी हमें कमर्शियल बैंक में देखने के लिए मिलता है। अगर हम कमर्शियल बैंक जाते हैं, SBL बैंक है, UBL बैंक है, तो वहां पर भी हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो ये वाला बैंक का जो फंक्शन है वो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। ओके, नाउ फॉरेन करेंसी डील्स आर मेड बाय कमर्शियल बैंक, यानी ये फंक्शन कमर्शियल बैंक परफॉर्म कर रहा है। मनी चार्जेस, और फिर आप पर जो है वो चार्जेस ले रहा होता है करेंसी को एक्सचेंज करने के। एक्सचेंज बैंक इज जनरली एस्टैब्लिश्ड इन कोस्टल सिटीज नियर हार्बर्स। अच्छा, मोरिवर दे आल्सो ट्रांसफर मनी इन अदर कंट्रीज। अच्छा, एक्सचेंज बैंक का एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये करेंसी को एक्सचेंज कर रहा है। दूसरा, अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो करेंसी को, तो ये ट्रांसफर करने में भी अहम किरदार अदा करता है। दे कैरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद आर बर्थी फॉर आर कंट्री। ये तो हो गया हमारे पास एक्सचेंज बैंक। इसके बाद हमारे पास फंक्शन के लिहाज से आता है मॉर्गेज बैंक। मॉर्गेज बैंक क्या होता है? इट इज द बैंक दैट कमांड्स इट्स कैपिटल थ्रू डिपॉजिट एंड डीलिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। वो बैंक जो कि सिक्योरिटीज को डील कर रहा होता है, शेयर्स और बॉन्ड्स की डीलिंग कर रहा होता है, उसे हम मॉर्गेज बैंक कहते हैं। इट फाइनेंस एग्रीकल्चरल पीपल, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को भी जो है वो सपोर्ट फराहम करता है ये बैंक। इट इज ऑफ 3 काइंड्स, इसकी 3 काइंड्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक, क्वासी कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक। First two are non-scheduled bank. However, all commercial banks in Pakistan performing mortgage functions are scheduled bank. अच्छा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया अभी कि scheduled बैंक क्या होते हैं और नॉन scheduled बैंक क्या होते हैं। वो बैंक जो कि लिस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, सेंट्रल बैंक के थ्रू चल रहे होते हैं, कंट्रोल हो रहे होते हैं, उन्हें हम स्केजुअल्ड बैंक कहते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फर्स्ट 2 बैंक जो है वो नॉन स्केजुअल्ड है और बाकी कमर्शियल बैंक हमारा जो है वो स्केजुअल्ड बैंक कहलाता है, जो कि रन अप हो रहा होता है सेंट्रल बैंक के जरिए। ये तीनों बैंक ही क्या करते हैं? मॉर्गेज बैंक का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। Mortgage bank lends for purchasing and reclaiming lands and discharging old debts. They mortgage 50% of the land
The period of loan range between 15 to 30 years. These loans are provided to their members. अच्छा, ये mortgage bank जो है वो क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली कुछ अमाउंट को गिरवी रखकर, ठीक है। मॉर्गेज 50% ऑफ द लैंड, द पीरियड ऑफ लोन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 15 से 30 साल तक का होता है, और ये अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई थी किस चीज की, हमारे पास फंक्शन के लिहाज से बैंक जो है, हमारे पास काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन। अब हम सेकंड पार्ट पर जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ बैंक के बाय ऑनरशिप। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सा बैंक क्या काम परफॉर्म कर रहा है। अब हम देखेंगे कि मलकियत किसकी है, बैंक का मालिक कौन है, ऑनरशिप के लिहाज से बैंक की किस्में। काइंड्स ऑफ बैंक बाय ऑनरशिप। बैंक कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बाय देयर ऑनरशिप। मलकियत के लिहाज से, ऑनर्स के लिहाज से बैंक के डिफरेंट टाइप्स हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, पार्टनरशिप बैंक, ट्रेजरी बैंक, चार्टर्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये हमारे पास है टाइप्स बैंक की ऑनरशिप के लिहाज से। वन बाय वन देखते हैं। पहला हमारे पास है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक आर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। वो बैंक जो कि एस्टैब्लिश किया जाता है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, उस बैंक को हम कहते हैं कि ये पब्लिक बैंक है। The equities of these bank are based on public investment। अच्छा, इस बैंक में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पब्लिक का जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट होता है। अब यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी लिखी हुई है, देयर मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इज 7, यानी कम से कम जो मेंबर्स हमें चाहिए पब्लिक बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो हमें 7 लोग चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए। एंड मैक्सिमम आर अनलिमिटेड। और अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, तो वो अनलिमिटेड है, लामहदूद है, ठीक है। वो बैंक जिसकी ऑनरशिप किसके पास है, पब्लिक के पास है, पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जो कि एस्टेब्लिश किया जा रहा है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, जिसमें कम से कम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम कितने भी लोग आकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बैंक हमारे पास पब्लिक बैंक कहलाता है। दूसरे बैंक की बात कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक आर ओन्ड एंड रन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कोलीग्स। ये वो बैंक है जिसके मालिक कौन है, आम लोग हैं, मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, ये आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करके एस्टैब्लिश कर रहे हैं बैंक, तो ऐसा बैंक प्राइवेट बैंक कहलाता है, जिसमें फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, कोलीग्स का, फैमिली मेंबर्स का पैसा लगा हुआ होता है, और ये आपस में ही जो है वो ताउन करके एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, पब्लिक को जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करते। तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स इस बैंक के मालिक हैं, उसे हम कह रहे हैं प्राइवेट बैंक। यहाँ पर भी क्वांटिटी लिखी हुई है, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑनर्स कैन बी 2। कम से कम 2 लोग रिक्वायर्ड है हमें प्राइवेट बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड मैक्सिमम ऑफ देयर मेंबर्स आर नॉट मोर देन 50। और ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, इससे एक्सीड नहीं करे, मोर देन 50 नहीं हो सकते प्राइवेट बैंक के लिए। प्राइवेट बैंक आर 2 टाइप्स, लोकल प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन प्राइवेट बैंक। अच्छा, प्राइवेट बैंक के मालिक कौन है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स, कम से कम 2 लोग रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम 50 होने चाहिए, 50 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बैंक हमारे पास प्राइवेट बैंक कहलाता है। थर्ड देख लेते हैं हम, पार्टनरशिप बैंक। पार्टनरशिप बैंक क्या होता है, These banks are owned and operated by partners of partnership firms under the Partnership Act 1932। वो बैंक जहां पर पार्टनर्स मालिक होते हैं, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप एक्ट के तहत, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करके एस्टैब्लिश किया होता है बैंक को, उस बैंक को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बैंक। There should be at least 2 members, कम से कम हमें 2 लोग रिक्वायर्ड हैं पार्टनरशिप बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए। Such banks and not more than 10 members या पार्टनर्स। अच्छा, जो लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है कि अगर हम पार्टनरशिप बैंक स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 2 लोग रिक्वायर्ड हैं, और मैक्सिमम कितने, 10 पर्सन होने चाहिए। Such banks do not exist in पाकिस्तान। ये बैंक एग्जिस्ट नहीं करते पाकिस्तान में, as they are formed under Partnership Act 1932, क्योंकि ये वजूद में आते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, इसलिए इट्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। इसकी जो लायबिलिटी होती है, इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, जो पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है कर्जा वापस करने की, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है।
तो पार्टनरशिप बैंक वो बैंक हो गया जहां पर पार्टनर्स मालिक हैं, पार्टनर्स का पैसा लगा हुआ है। वो बैंक जो कि बनाया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। इसमें कम से कम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 10 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं। पाकिस्तान में इस बैंक का वजूद नहीं है, ये बनता है 1932 एक्ट के तहत, ये वाला बैंक एस्टैब्लिश होता है, सेटअप होता है। इसलिए यहाँ के मेंबर्स यानी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। कर्जा वसूल करने के लिए इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं लायबिलिटी अनलिमिटेड। इसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर लेते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक क्या है? Sometimes a government takeovers or collects shares of public bank for the purpose of keeping all monetary and financial affairs in its control. बाज दफा ऐसा होता है कि पब्लिक बैंक, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, पब्लिक का जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ होता है पब्लिक बैंक में। तो अगर पब्लिक बैंक पर जो है वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है तो वो वाले बैंक हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक कहलाते हैं। इससे क्यों होता है? पर्पस क्या होता है कि फाइनेंशियल अफेयर्स को जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। नेशनलाइज्ड ऑफ बैंक इज अ प्रोसेस बाय विच प्राइवेट बैंक्स रन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड नेशनलाइज्ड एज इट। नेशनलाइज्ड बैंक का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि प्राइवेट बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर रन अप कर रहा होता है, लेकिन वो नेशनलाइज्ड में जो है वो यहाँ पे ये जो जुमला लिखा हुआ है, नेशनलाइज्ड ऑफ बैंक इज अ प्रोसेस बाय विच प्राइवेट बैंक्स रन बाय द प्राइवेट सेक्टर आर नेशनलाइज्ड, वो नेशनलाइज्ड हो जाते हैं, अंडर कंट्रोल हो जाते हैं गवर्नमेंट के। It has been done in Pakistan in 1974 by PPP government. Later, these banks were privatized. National Bank of Pakistan is an example of nationalized bank. वो बैंक जो कि पहले प्राइवेटाइज थे, बाद में जो है वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिए अपनी फाइनेंशियल अफेयर्स पर कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए, तो उन बैंक को हम नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। हमारे रिसेंट हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दिखती है, वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हमारे पास जो बैंक है वो है ट्रेजरी बैंक। These banks are established by enacting act by the parliament or by issuing an ordinance. वो बैंक जो कि पार्लियामेंट स्टैब्लिश करता है, पार्लियामेंट अपने ऑर्डिनेंस को जारी करके जिस बैंक को स्टैब्लिश करता है उस बैंक को हम ट्रेजरी बैंक कहते हैं। इन पाकिस्तान में आईडीबीपी बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंड ADB Bank, Agricultural Development Bank of Pakistan and State Bank of Pakistan were established by these method. इस मेथड के जरिए जो हमें पाकिस्तान में एग्जांपल्स दिखती है वो ये एग्जांपल्स दिखती है इंडस्ट्रियल बैंक की, एग्रीकल्चरल बैंक की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो कि पार्लियामेंट के जरिए जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं ऑर्डिनेंस को इशू करके। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लाइक PICIC हैज आल्सो बीन सेट अप बाय लाइकवाइज, मतलब जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर हम देखें तो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई वो भी इसी मेथड के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑनरशिप के लिहाज से बैंक है वो है चार्टर्ड बैंक। सच बैंक आर सेट अप बाय द चार्टर्ड, गारंटीड बाय किंग एंड क्वीन ऑफ द कंट्री। वो बैंक जो आपकी स्टेट के, आपकी कंट्री के किंग और क्वीन, बादशाह या मलका एस्टैब्लिश करते हैं, उन बैंक को हम कहते हैं कि ये चार्टर्ड बैंक है। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल नहीं दिखती, बल्कि यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है बैंक ऑफ इंग्लैंड, इट्स गुड एग्जाम्पल। यानी पाकिस्तान में किंग और क्वीन सिस्टम नहीं मौजूद, इसलिए हमने ये एग्जांपल बैंक ऑफ इंग्लैंड की यहाँ पर दी है कि वो बैंक जो कि किंग और क्वीन एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसको हम चार्टर्ड बैंक कहते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास है कोऑपरेटिव बैंक। ऑनरशिप के लिहाज से कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एंड वर्किंग इन द सेम ट्रेड और सेम प्रोफेशन, such as farmers and small producers, established such banks under Cooperative Societies Act 1925. वो बैंक जो कि एस्टैब्लिश किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के तहत, प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक्स आर एस्टैब्लिश इन ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये बैंक जो है वो चारों सूबों में पाकिस्तान के एस्टैब्लिश हैं। दे वर्क ऑन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के जरिए जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। द बैंक में बी सब डिवाइडेड एज, इन बैंक को मजीद डिवाइड किया गया है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन, और थर्ड हमारे पास है प्रोविजनल कोऑपरेटिव
प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये यहाँ पर कुछ जो है वो सब डिवाइडेड बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक के लिहाज से। तो यहाँ पर जो है वो काइंड्स ऑफ बैंक बाय ऑनरशिप कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बैंक्स। बैंक के डिपार्टमेंट कितने होते हैं या बैंक में कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। पहला हमारे पास है कैश डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट होता है जो कि कैश की डीलिंग कर रहा होता है, कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कितना पैसा जो है वो बैंक से गया, बाहर जो है वो हमने जो है वो इशू किया, जारी किया, कितना पैसा आया और गया। डिपार्टमेंट इस चीज को डील कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं कैश डिपार्टमेंट। दूसरा हमारे पास है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट बेसिकली अकाउंट्स को चेक कर रहा होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये HR डिपार्टमेंट भी से हम कहते हैं, ये एम्प्लॉय की हायरिंग और फायरिंग जो है वो देख रहा होता है कि किस तरह जो है वो जॉब पर हायर किया जाए, किस तरह उसे जॉब से निकाला जाए, फायर किया जाए, और ट्रेनिंग किस तरह की जाए अपने एम्प्लॉय की। तो HR डिपार्टमेंट इस डीलिंग में जो है वो बिजी होता है। इसके बाद लीगल डिपार्टमेंट है कि लीगल मैटर्स को देख रहा होता है, कोर्ट के लिहाज से जो मैटर्स हैं, जो लॉ हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन सबको जो है वो डील कर रहा होता है। देन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये जो है वो अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए वर्क कर रहा होता है। बैंक की गुडविल किस तरह क्रिएट होगी, अपने कस्टमर्स को देख रहा होता है, पॉलिटिकल कंडीशंस को देख रहा होता है, अपने जो लीडर्स हैं बिजनेस में, ट्रेड में, कॉमर्स में, उन्हें देख रहा होता है, उनके साथ जो है वो अपनी गुडविल क्रिएट कर रहा होता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम गुडविल क्रिएट करना होता है। देन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट जो होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, बैंक को महफूज कर रहा होता है, गार्ड्स के जरिए, गार्ड्स प्रोवाइड करके गार्ड्स को जो है वो डील कर रहा होता है कि किस तरह जो है मॉनिटर्ड किया जाए, किस तरह जो है वो महफूज किया जाए चोरी से और डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज से बैंक के जो है वो एसेट्स को और पैसे वगैरह को। तो ये हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं जो कि बैंक के डिपार्टमेंट है। कैश डिपार्टमेंट पैसे की डीलिंग कर रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स को देख रहा होता है, एम्प्लॉय की हायरिंग और फायरिंग में HR डिपार्टमेंट होता है, और लीगल मैटर्स को देखने में लीगल डिपार्टमेंट है। पब्लिक रिलेशन गुडविल क्रिएट करने में हमारे पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में लास्ट डिपार्टमेंट हमारा ये है। तो यहाँ पर क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट, जिसमें हमने आज जो है वो 3 टॉपिक को डिस्कस किया। मेन टॉपिक था हमारा काइंड्स ऑफ बैंक, कि बैंक की कितनी किस्में हैं। काइंड्स ऑफ बैंक के बाद हमने इस जो ये हमारा मेन टॉपिक था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारे पास था काइंड्स बाय फंक्शन, काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन, और फिर सेकंड था काइंड्स ऑफ बैंक बाय ऑनरशिप। हमने फंक्शन के लिहाज से कि बैंक क्या क्या काम परफॉर्म करता है उसे देखा, कितनी टाइप्स होती है बैंक की काम परफॉर्म करने के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, उसको डिस्कस किया। जैसे हमारा कमर्शियल बैंक था, सेंट्रल बैंक था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक थे। देन फिर हमने सेकंड डिस्कस किया, सेकंड पार्ट काइंड्स ऑफ बैंक का, जो कि हमारे पास ऑनरशिप के लिहाज से बैंक था, कि बैंक का मालिक कौन है, बैंक को स्टैब्लिश किसने किया है, बैंक किस तरह स्टैब्लिश हुआ है, वजूद में आया है, उसको हमने देखा। प्राइवेट, पब्लिक बैंक, चार्टर्ड बैंक, और ये जो है नेशनलाइज्ड और प्राइवेटाइज्ड बैंक। इसके बाद हमने जो है वो एक छोटा टॉपिक डिस्कस किया अपना, कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं बैंक में, जो बैंक में वर्क कर रहे होते हैं और डील कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट फंक्शंस को। तो यहाँ पर चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।